अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डिस्कस कर रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो टॉपिक है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका बेसिक पर्पस ये था, जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद एक कोर्ट बनाने की ज़रूरत महसूस हुई कि जहाँ पे वार क्राइम्स जो हैं उनको डिस्कस किया जा सके। या कोई स्टेट कहती है कि जनाब हमारे खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है या हमारा कोई डिस्प्यूट आ गया है, उसको हल करना चाह रहे हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं। हमारे यहाँ जैसे अभी रिकोडिक का मामला हुआ है और उसके अंदर जो टीथियान कंपनी थी उसने हमारे ख़िलाफ़ केस कर दिया कि जनाब इन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब्रप्टली इसको ने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है जिससे हमें नुकसान हुआ है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है वो फ़ैसला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बेसिकली जब स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट आ जाता है और वहाँ पर आप कोई एमिकेबल हल नहीं हो रहा तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ ये जो कोर्ट है ये बेसिकली स्टेट्स ने मिलकर एक बना रखी है और यूनाइटेड नेशन के अंडर काम कर रही है, समझ लें आप कह सकते हैं। और इसमें बड़ा इन्फ्लुएंस है, सुपर पावर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है हमें। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये स्टेट्स के दरमियान जब डिस्प्यूट आते हैं तो वो हम ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाते हैं। इसमें मेन बातें जो समझने वाली हैं, याद रखने वाली हैं कि नंबर ऑफ़ जजेस जो हैं वो 15 होते हैं और ये जजेस जो हैं एवरी 9 साल की इनकी मुद्दत होती है, ठीक है। तो ये रैंडमली चेंज होते रहते हैं कि कोई 9 साल के बाद जिसके भी 9 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है वो चला जाता है और उसको री इलेक्ट भी किया जा सकता है। और इसकी अपॉइंटमेंट जो है जजेस की वो नेशनल असम्बली जो जनरल असम्बली है यूनाइटेड नेशन में और सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मुशावरत से जो हैं वो जो है स्टेट्स के जो हैं लोग वो इसके जज मेंबर जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। अब मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं वो उनके वहाँ के जो जूरिस्ट हैं या जो वहाँ पे सुपीरियर जो लॉ के हवाले से रिसर्चर्स हैं उसके वहाँ पे जज का काम करने वाले लोग हैं, इस किस्म के जो लोग हैं जो इवन के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लोग प्रैक्टिस करते हैं, इस किस्म के जो लोग जो लॉ को जानते हैं, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से डील करते हैं, उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है मुख्तलिफ स्टेट्स की तरफ से और जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल में उनके हवाले से तय किया जाता है, उनको डिसाइड किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है और उस सिलेक्शन के बाद वो वहाँ पे काम करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और अगर ज़रूरत महसूस हो किसी ख़ास हवाले से, कोई ख़ास डिस्प्यूट है किसी स्टेट्स के हवाले से, तो वहाँ एड हॉक जजेस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं ताकि वो एक सर्टन केस के हवाले से अपनी इनपुट दे सकें। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एक बड़ी रिस्पेक्टेबल कोर्ट है। स्टेट्स जो हैं इसकी बात को अहमियत देती हैं। वैसे जो स्टेट्स हैं, अमेरिका है, रशिया है, वो अमूमन अपने मामलात यहाँ तक लेकर ही नहीं जाते हैं, इस कोर्ट के अंदर वो इन मामलात को डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई दो स्टेट्स अपना मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ले जाएं तो फिर वो उसको मानने की भी पाबंद होती हैं। लेकिन क्योंकि फोर्स नहीं है, कोई ऐसी कोई इनके पास कोई आर्म फोर्सेस नहीं है कि वो उस पर इम्प्लीमेंट करा सकें, तो इसके फ़ैसले को मानने से इनकार भी किया जा सकता है। लेकिन उस सूरत में जो है यूनाइटेड नेशन या सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो दबाव डालते हैं कि जनाब आप ये जो फ़ैसला आया है इस पर अमल दरामद करें ताकि इसकी जो एफिकेसी है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। और लेकिन ये सुपर पावर्स के दायरे अख्तियार में और उनके कंट्रोल में ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इसके ड्राबैक्स अगर आप बताएं तो आप बता सकते हैं कि जनाब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है गरीब ममालिक हैं या मुस्लिम ममालिक हैं उनके मामलात के हवाले से बिल्कुल भी इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता। सुपर पावर जो हैं जो उनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख है और वो उनके फ़ैसले जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ नहीं जाते हुए नज़र आते। तो इस तरह की बातें आप इसकी तनकीद करते हुए लिख सकते हैं। इसकी एडवाइज़री और ऑब्लिगेटरी दो तरह की पावर्स हैं। एडवाइज़री पावर से मुराद ये है कि जब यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई मसला आता है, दो मुल्कों का डिस्प्यूट आ जाता है, जनरल असम्बली सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में मामला डिस्कस होता है, तो वहाँ पे एडवाइज़री ओपिनियन ली जा सकती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला भेज के उनकी ओपिनियन ली जा सकती है कि कैसे लीगली इस मामले को डिस्प्यूट को हल किया जा सके। इसी तरह अगर दो स्टेट्स जो हैं वो अपना मामला अदालत में लेकर जाती हैं और फैसले की बात की जाती है और फैसला आता है तो वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि उसको आपने फुलफ़िल करना है, बात को मानना है। जो भी फ़ैसला आया है, जो भी अवार्ड हुआ है, ऑब्लिगेशन हो जाती है, ज़िम्मेदारी होती है कि आपने उसकी बात माननी है। तो ऑब्लिगेटरी पावर भी हैं और एडवाइज़री पावर भी हैं। याद रखने की बात क्या है कि यहाँ पे स्टेट्स के दरमियान जो डिस्प्यूट होते हैं वो यहाँ पे लेके जाए जाते हैं, उसके हवाले से ये फ़ैसला देते हैं। यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करता है ये इदारा। टोटल नंबर ऑफ़ जजेस 15 हैं। 9 साल की उम्र के लिए एक जज जो है वो मुकर्रर किया जाता है। जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इसको इलेक्ट करते हैं। इन जजेस को इनकी री इलेक्शन भी हो सकती है लेकिन 2 दफ़ा से ज़्यादा अमूमन री इलेक्ट नहीं किया जाता। अगर कोई ज़रूरत हो तो एड हॉक जजेस को भी अपॉइंट किया जाता है। और इसकी एडवाइज़री और ऑब्लिगेटरी 2 तरह की पावर हैं। एडवाइज़री पावर जो है अमूमन किसी डिसीजन के हवाले से उनकी लीगल ओपिनियन को लिया जाता है और अगर कोई 2 स्टेट्स उसके पास अपना मामला लेके जाते हैं डिस्प्यूट को हल करने के लिए तो ऑब्लिगेटरी पावर्स जो हैं वो उसके पास
मौजूद हैं कि वो फ़ैसला दे, तो फिर स्टेट्स जो हैं, यूनाइटेड नेशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है कि उस मामले को हैंडल किया जाए और जो फ़ैसला दिया गया उस पर अमल दरामद किया जाए। इस पर क्रिटिसिज्म यही है कि जनाब इसने अभी तक गरीब ममालिक के लिए, मुसलमानों के लिए कभी कोई फ़ैसला ऐसा नहीं दिया जिस पे इम्प्लीमेंट भी हुआ हो, और जो स्टेट्स हैं, रशिया है, अमेरिका है, वो स्टेट्स जो हैं वो अपने मामला इनके पास ना लेकर जाती हैं, ना इनके फ़ैसले को मानती हैं। तो इसकी एफिकेसी इतनी ज़्यादा नहीं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जो है वो भी एक तरह से फेल्ड अदारा हो चुका है, उसका भी काम सिर्फ़ और सिर्फ बड़ों के जो है, बड़े जो सुपर पावर्स हैं उनके मफादात को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी हमें ये कमी नज़र आती है। अमूमन ज्यूरिस्ट और बड़े हाईली लेवल के जो हैं वो लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ जजेस मुकर्रर किए जाते हैं। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो कंसेप्ट है आपके पास पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, वो यही है। आपने जब बयान करना है तो आपने इसका ओवरऑल जो है कंस्ट्रक्शन, उसका मकसद और उसके जो पावर्स हैं वो, और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो सारा बयान करते हुए इसको कंक्लूड कर देना है। बहुत शुक्रिया।